नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, शाम के 6 बज चुके हैं और हमारी क्लास शुरू हो चुकी है। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएंगे, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आप लोग शेयर कर दीजिए जिससे कि और लोग आपके क्लास वाले साथ वाले पढ़ने आ सकें, ठीक है। और जो लोग पहली बार चैनल पर आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उनको मिल सकें। तो आज ये हमारी बॉटनी की शायद 7वीं क्लास होगी। 7वीं क्लास होनी चाहिए। टोटल 9 क्लास में आपका बॉटनी का सिलेबस ख़त्म होगा, तो इसके बाद 2 क्लासेस और मिलेंगी आपको। तो आज कल आपका फ्राइडे है, तो कल एक क्लास इसकी मिल सकती है और फिर अगले वीक में आपकी क्लासेस चलेंगी। आप लोगों को पता होगा ना, जो लोग पहली बार इस पे देख रहे हैं, लोगों को पता नहीं होगा तो उन लोगों को बता दें, मंडे टू फ्राइडे हमारे यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, ठीक है। और संडे को आपका टेस्ट होता है, ठीक है। और अभी संडे को टेस्ट होता है, लेकिन आज भी आपका टेस्ट हो सकता है। और आज दिन में आपका टेस्ट हो गया था, ठीक है। आज दिन में आपका टेस्ट हो चुका है। कल टेस्ट हो सकता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन बच गए थे तो वो कल आपके कराए जाएंगे, ठीक है। शाम वो दिन में ही 12 बजे उसका टाइम रहेगा। तो कल मतलब फ्राइडे को आपका एक टेस्ट और हो जाएगा। सैटरडे की आपकी छुट्टी रहेगी और संडे को आपका जो है टेस्ट एक और दूसरा हो जाएगा। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको ले चलते हैं अपने क्लास में, ठीक है। हम आज पढ़ेंगे सीड। ये किसकी क्लास है तो सभी लोगों को पता होगा, बॉटनी की क्लास चल रही है। अब इसमें कुछ टॉपिक आपके बचे हैं, वो हम आपके कंप्लीट कराएंगे। तो उसी में एक है चैप्टर आप हमारा सीड, ठीक है। आप लोगों ने अपनी जो डेट शीट है स्कीम आपकी यूपी बोर्ड की आ चुकी है, वो देख ली होगी। वो भी हमने अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दी थी। तो आप लोग अच्छे से सब कुछ तैयार करते रहिए, ठीक है। और कल आपकी एक एग्रोनॉमी की क्लास और हो जाएगी 11th वाली, ठीक है। तो जो लोग 11th क्लास के हैं वो अगर वीडियो देख रहे हैं तो कल उनका जो है टाइम, कल उनको पता चल जाएगा कितने टाइम पे होगी। तो कल वो एग्रोनॉमी की क्लास करने आएंगे, ठीक है। 11th क्लास की जो एग्रोनॉमी होती है ना, 11th में जो बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे उनकी बोर्ड की क्लास कल चलेगी, ठीक है। चलिए अब सीड के बारे में बात करते हैं। तो यूपी कैटेट BHU ICR में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस हिसाब से हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बीज के अध्ययन को क्या कहते हैं तो आप लोगों को पता है, बीज के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं तो स्पर्मोलॉजी कहते हैं, ठीक है। स्पर्मोलॉजी कहते हैं, क्या कहते हैं, स्पर्मोलॉजी, ठीक है। यहाँ पे इसका कलर चेंज कर ले थोड़ा जिससे कि आप लोग देख सकें, ठीक है। और बीज के अध्ययन को क्या कहते हैं तो स्पर्मोलॉजी कहते हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। थोड़ा जूम करे ले रहे हैं यहाँ पे। बीज के अध्ययन को स्पर्मोलॉजी कहते हैं। परिपक्व जो बीजांड होता है, परिपक्व बीजांड को क्या कहते हैं, बीज कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंदी में गलती हो सकती है, वो आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मैच्योर ओव्यूल मतलब इंग्लिश में लिख दिया है, मैच्योर ओव्यूल इज कॉल्ड सीड, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे छोटा बीज किसका होता है तो आर्किड का होता है। सबसे बड़ा बीज किसका होता है तो लोडोसिया का होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं बीज का आवरण। बीज का आवरण मतलब बीज का आवरण क्या होता है, बीज चारों ओर से जिससे घिरा होता है वही तो आवरण कहलाता है ना। तो बीज के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं, टेस्टा कहते हैं, ठीक है। बीज का एक सबसे बाहरी भाग होता है। जैसे आप लोग चने का बीज देखे होंगे, उसके जो बाहर एक तो लेयर होती है, ठीक है। और जब आप उसको भिगोएंगे तो एक अंदर भी आप लोग देखेंगे कि एक लेयर होती है। जब ऊपर की लेयर हटा के देखेंगे तो एक पतली सी झिल्ली जैसी होती है, तो वो उसकी अंदर की लेयर होती है। तो बाहरी जो लेयर होती है उसको क्या कहते हैं, टेस्टा। और जो आंतरिक आवरण होता है उसको क्या कहते हैं, टेगमा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टेगमा, ठीक है। और बीज के सबसे पहले हमने आपको जब जड़ तना पढ़ाया था तो ये सारे पॉइंट आपको बताए थे कि बीज में सबसे पहले क्या बनता है, मूलांकुर या परांकुर। तो हमने वहाँ पे आपको बताया था सबसे पहले मूलांकुर बनता है, ठीक है। मूलांकुर से किसका निर्माण होता है तो जड़ का निर्माण होता है, ठीक है। ये सब कुछ आप लोग याद कर लिए होंगे, ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, ठीक है। बीज में सबसे पहले क्या बनता है तो मूलांकुर बनता है, जिससे क्या होता है, जिससे जड़ का निर्माण होता है, ठीक है, जिससे जड़ का निर्माण होता है।
मूलांकुर की झिल्ली को क्या कहते हैं, तो सीलोराइजा कहते हैं। सीलोराइजा किसकी झिल्ली को कहते हैं, मूलांकुर की झिल्ली को, ठीक है। और परांकुर क्या करता है, वो तना बनाता है, ठीक है। इसकी झिल्ली क्या कहलाती है, कीलोप्टाइल कहलाती है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इतना छोटा आप लोगों को पढ़ा रहे हैं तो इनमें से आप लोग कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। इसमें भी आप लोग अगर छांटने लगेंगे इंपॉर्टेंट तो आप लोग फिर छांटते ही रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए इसमें से आपको बिल्कुल सिलेक्टिव चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। सिलेक्टिव जो इम्पोर्टेंट हैं वही हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप भी इसमें सिलेक्टिव करने लगेंगे, कुछ सिलेक्टिव चीज़ें आप भी अपने तरफ से बनाने लगेंगे तो फिर आपका सिलेबस ही नहीं बचेगा ना। इसलिए केवल सिलेक्टिव चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। जितनी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो सब कुछ आप लोग याद करेंगे, ठीक है। तो आगे बात करते हैं कॉटिलीडन, ठीक है। ये क्या होता है, डाइकॉट प्लांट होते हैं, एक मोनोकॉट प्लांट होते हैं, ठीक है। डाइकॉट क्या होते हैं, द्विबीजपत्री, और मोनोकॉट एक बीजपत्री। जैसे चना आपने देखा है जो बीज से टूट जाए, दो बराबर भागों में बट जाए, तो वो क्या होता है, डाइकॉट, ठीक है। और जो बीज से ना टूट सके वो क्या होता है, मोनोकॉट। आपने चने का देखा होगा बीज, वो कैसा होता है, डाइकॉट होता है, मतलब द्विबीजपत्री होता है। उसको हम बीज से तोड़ सकते हैं, ठीक है, और वो दो बराबर भागों में बट जाता है। ऐसे ही आप लोग अगर गेहूं का सीड देखे होंगे तो गेहूं कैसा है, कमेंट करिए आप लोग, गेहूं मोनोकॉट है या डाइकॉट है। तो आप लोगों को भी पता होगा क्या है, आप लोग बताइए गेहूं कैसा है, तो मोनोकॉट है, ठीक है। क्योंकि आप लोग गेहूं के दो टुकड़े करके देख लीजिए, वो दो बराबर भागों में नहीं बटेगा, ठीक है। और जैसे कॉटिलीडन क्या होता है, यहाँ पे हमने आपको ऊपर देखेंगे आप लोग हेडिंग क्या डाली है यहाँ पे, कॉटिलीडन, ठीक है। कॉटिलीडन में हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, ये डाइकॉट में पाया जाता है। जो डाइकॉट प्लांट होते हैं उसमें कॉटिलीडन पाया जाता है, मतलब कॉटिलीडन को कहते हैं बीजपत्र, ठीक है। कॉटिलीडन को बीजपत्र बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हिंदी थोड़े इसमें दिक्कत होती है, इसलिए आपको कॉटिलीडन याद करना है, ठीक है। बीजपत्री बोलते हैं शायद इसको, आप लोग देख लेंगे। वैसे कॉटिलीडन आप लोग याद करेंगे तो पेपर में आपको सीधा सीधा जैसे हमने यहाँ पे हिंदी में ही लिख दिया है इंग्लिश वाला वर्ड, वैसा ही लिख के आ जाता है। तो कॉटिलीडन आप किस में होता है, तो डाइकॉट प्लांट में होता है। डाइकॉट प्लांट क्या होते हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं। डाइकॉट का मतलब द्विबीजपत्री, ठीक है। इसमें भोजन इकट्ठा होता है, ठीक है। आप लोग चने के एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। चने के आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, चना दो बराबर भागों में बट जाता है और उसी में भोजन इकट्ठा होता है, ठीक है। चने में, उसमें डाइकॉट प्लांट में। और इसका अपवाद क्या है, कैस्टर और पपाया। कैस्टर और पपाया, कैस्टर क्या होती है, अरंडी, ठीक है। कैस्टर आप लोग लिख लेंगे, कैस्टर क्या होती है, अरंडी होती है। और पपाया क्या होता है, पपीता होता है। तो कैस्टर और पपाया इसके अपवाद हैं। ये कैसे अपवाद हैं, मतलब कैस्टर और पपाया दोनों एक बीजपत्री हैं, लेकिन इसमें कॉटिलीडन पाया जाता है, ठीक है। अपवाद वाले क्वेश्चन बॉटनी में और जूलॉजी में बहुत आते हैं, तो अपवाद वाले आप लोग याद करेंगे अच्छे से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पॉइंट है, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, कैसे पूछेगा कि अरंडी में कॉटिलीडन पाए जाते हैं या नहीं, या ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि इनमें से किस में कॉटिलीडन पाए जाते हैं। तो ऑप्शन दे देगा आपको, एक तो दे देगा कैस्टर, दूसरा दे देगा वीट, तीसरा दे देगा मेज, और चौथा दे देगा राइस। तो आप लोग लगा देंगे, क्या लगाएंगे, कैस्टर लगाएंगे, ठीक है। हैं सभी मोनोकॉट, लेकिन मोनोकॉट में आपके कैस्टर और पपाया अपवाद हैं, तो अपवाद में ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, जितना कुछ हम समझाने की कोशिश कर पा रहे हैं तो आप लोग उसको समझ रहे होंगे। अब ऐसी बात करते हैं ब्रूड पोष, ठीक है। एक कॉटिलीडन होता है और एक ब्रूड पोष, मतलब एंडोस्पर्म होता है। जो कॉटिलीडन, इतनी चीज़ आप लोग याद करेंगे, जो कॉटिलीडन होता है वो डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। इसके दो अपवाद होते हैं, कैस्टर और पपाया, ठीक है, इसमें और पाया जाता है। अब दूसरी चीज़ है हमारी ब्रूड पोष या एंडोस्पर्म, ये मोनोकॉट में पाया जाता है, मतलब एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ठीक है। ब्रूड पोष जो होता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो किस में पाया जाता है, मोनोकॉट प्लांट में, ठीक है। और जो कॉटिलीडन होता है वो किस में पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में, ठीक। अब इसमें एक इसका अपवाद है आर्किड, ठीक है। आर्किड कैसा है, डाइकॉट है, द्विबीजपत्री होते हुए भी इसमें एंडोस्पर्म पाया जाता है, ठीक है। मतलब इसका भी अपवाद इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोग याद करेंगे, ठीक है। इसका अपवाद क्या है, एंडोस्पर्म का आर्किड, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप लोग एक चीज़ अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ब्रूड पोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है, ठीक है, याद कर ले। यहाँ पे एक चीज़ ब्रूड पोष और
आपको कोटिलिडन में एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो आप लोग समझ लेंगे। जो एंडोस्पर्म होता है मतलब भ्रूणपोष होता है, वो किस में पाया जाता है? मोनोकॉट प्लांट में, मतलब एक बीजपत्री पौधों में। और जो आपका कोटिलिडन होता है वो किस में पाया जाता है? तो दो बीजपत्री पौधों में, ठीक है। उसके एक एक अपवाद दिया है तो वो आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्कूटेलम की। स्कूटेलम क्या होता है? यह द्विबीजपत्री पौधों के कोटिलिडन जैसी संरचना होती है जो कि एक बीजपत्री पौधों के बीज में पाई जाती है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम में, क्वेश्चन आपको क्या पूछेगा कि एक बीजपत्री पौधों में ऐसी कौन सी संरचना पाई जाती है जो द्विबीजपत्री पौधों के कोटिलिडन के समान होती है? तो कौन सी संरचना होगी? स्कूटेलम, ठीक है। क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या पूछेगा? क्वेश्चन आप लोग जब इसको पढ़ेंगे, सही से पढ़ेंगे, तो आप लोग खुद बना लेंगे। उस क्वेश्चन पूछेगा कि एक बीजपत्री पौधों में ऐसी कौन सी संरचना पाई जाती है जो द्विबीजपत्री पौधों के कोटिलिडन में होती है? कोटिलिडन जैसी कौन सी संरचना पाई जाती है एक बीजपत्री पौधों में? तो स्कूटेलम, ठीक है। इसमें यही चीज़ याद करने वाली है, वो आप लोग याद करेंगे। एक चीज़ है यहाँ पे एल्यूरॉन लेयर, ठीक है। एल्यूरॉन लेयर या एल्यूरॉन परत इसको बोलते हैं। यह बीज में पाई जाती है और यह किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। क्वेश्चन पूछता है कि एल्यूरॉन लेयर किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है। कहाँ पे पाई जाती है? तो सीड में पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जर्मिनेशन की, ठीक है। जर्मिनेशन जितना कुछ इंपॉर्टेंट है वही आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग पूछते हैं कि सिलेबस कब तक ख़त्म होगा। कुछ लोग क्या है, एक लड़का पूछता है सिलेबस कब तक ख़त्म होगा, एक लड़के का मैसेज आता है। तो उनको बता दें कि सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हमें कुछ नहीं है, हम आपका एकदम ख़त्म कर देंगे सिलेबस। लेकिन बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं कि आप थोड़ा स्लो पढ़ाइए, ठीक है। स्लो अगर हम नहीं पढ़ाएंगे, अगर ऐसा ही एकदम फास्ट में चलते रहे तो हमारा तो कोर्स ख़त्म हो जाएगा लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो एक दो लोगों की वजह से हम अपना पूरा बैच डिस्टर्बेंस नहीं करना चाहते, ठीक है। आप जो एक लोग हैं पूछते हैं कब ख़त्म होगा, तो आपको बता दें कि ये कोर्स आपका जब तक चलेगा तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए अच्छे से, ठीक है। हमारा कुछ नहीं है, हमारे पास तो हम लोग हैं, वीडियो वगैरह बना देंगे, कोर्स ख़त्म करा देंगे। लेकिन आप अपना ध्यान रखेंगे ना, आपको याद करना पड़ता है ये सारी चीज़ें जितनी आपको मिलती हैं ना, तो वो आपको लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हम तो एकदम दे दें, 2 क्लास क्यों देते हैं आपको? केवल 2 ही क्लास देते हैं ना, जिससे आप लोग आराम से याद कर सकें। लेकिन 2 क्लास में बहुत सारा मैटर आपको मिल जाता है, तो आप लोग उसको अच्छे से करते रहिए, ठीक है। अच्छे से करेंगे तो सिलेबस की चिंता ना करिए, ठीक है। क्योंकि अभी आपका पेपर तो आ नहीं गया ना, अभी भी 2 महीने लगभग में हैं आपके। अभी कितना तारीख है आज? तो आज है आपका 8-9 तारीख है। और अप्रैल चल रहा है ना, तो मई जून 2 महीने तो पूरे ही है ना। तो आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा, हम ये नहीं कह रहे कोर्स नहीं ख़त्म करेंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं कोर्स आपका स्लोली स्लोली अब चलेगा। क्योंकि आपको पता है 60 से 70% कोर्स आपका कंप्लीट हो गया। अब आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आप इसको याद करते रहिए, ठीक है। जितना आप लोग इसको याद करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। सिलेबस ख़त्म कराने की बात ये है कि सिलेबस तो हम मन आए तब ख़त्म करा सकते हैं अब, क्योंकि 60 से 70% सिलेबस हमारा हो गया है, ठीक है। अब क्या बचा? मैथ बचा है और आपका एक सब्जेक्ट और बच रहा है, फिजिक्स भी आपके सर कह रहे थे बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं उसमें है, तो उसका भी आपका हो जाएगा। मैथ बच रहा है केवल, और सबका लगभग में आपका ख़त्म हो ही चुका है, तो वो सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। आपका इतना सिलेबस नहीं है, सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से पढ़िए और अब केवल रिवीजन करिए, ठीक है। जो क्लास आपको मिल जा रही हैं सप्ताह भर में वो आप लोग करेंगे और उसको याद करते रहे। अब यहाँ पे जर्मिनेशन की बात करते हैं। जरायोजता, बीबीपेरस जर्मिनेशन, बीबीपेरस जर्मिनेशन ये क्या होता है? ये अंकुरण मैंग्रोव प्लांट जो होते हैं, मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप लोग? मरुस्थलीय पौधे, ठीक है। मरुस्थलीय पौधे या दलदली स्थान वाले पौधे, ठीक है। मतलब यह अंकुरण क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वहाँ पे मरुस्थल दलदली पौधों, दलदली स्थानों में कौन सा जर्मिनेशन देखने को मिलता है? तो जरायुजता। एक क्वेश्चन आपका ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इनमें से किस में जरायुजता अंकुरण पाया जाता है? तो आपको ये ऑप्शन दे देगा और आप लोग इसका आंसर लगा देंगे। आप लोग इसका जो है एग्जाम्पल क्या है? राइजोफोरा, वेरिग्यूरा, सरकोप्स, ठीक है। अब इसको आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं आरबीसी, ठीक है। आरबीसी से
आप लोग याद कर सकते हैं। R फॉर राइजोफोरा, B फॉर वेरिक्यूरा और C फॉर सरकोप्स, ठीक है। ऐसे ही दूसरा होता है हाइपोजियल जर्मिनेशन, ठीक है। हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, इसमें बीज का अंकुरण जमीन के अंदर होता है, ठीक है। बीज का अंकुरण जो होता है इसमें जमीन के अंदर हो जाता है। एग्जाम्पल आप लोग इसके याद कर लेंगे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोजियल जर्मिनेशन के। ऐसे ही एपीजियल जो जर्मिनेशन होता है, इसमें बीज जो अंकुरण होता है वो बाहर भी हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल इसका आम, ठीक है। आगे बात करते हैं अंकुरित जो होता है उसके लिए जरूरी तत्व क्या होते हैं। तो सब लोगों को पता है, नमी होनी चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए और सूर्य का प्रकाश उसको मिलना चाहिए। ऐसे ही अब माइक्रोफाइल की बात करते हैं। माइक्रोफाइल क्या होता है, ये टर्म है एक, इसी के द्वारा बीज में अंदर पानी जाता है, ठीक है। माइक्रोफाइल के द्वारा क्वेश्चन पूछता है कि बीज में पानी अंदर किसके द्वारा जाता है, तो माइक्रोफाइल के द्वारा जाता है। आप लोग जैसे चने का बीज देखते होंगे, ऊपर एक ऐसा छेद सा होता होगा। अगर आप अभी आपके पास है चना तो आप लोग देख सकते हैं, एक चना उठाएंगे, यहाँ पे एक ऐसी चौंच सी निकली होती है, यहीं पे एक छेद सा होता है, तो वो ही उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। उसी के द्वारा वहाँ पे तो क्या होता है, पानी इसी के द्वारा बीज में पानी अंदर जाता है, ठीक है। किसके द्वारा बीज में अंदर पानी जाता है, तो माइक्रोफाइल के द्वारा, ठीक है। ऐसे एक इम्पोर्टेंट टर्म ये भी है कि रिमेनेंट न्यूक्लियस, ठीक है। रिमेनेंट न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, तो पेरिस्पर्म सीड कहते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रिमेनेंट न्यूक्लियस को क्या कहते हैं। ऐसे ही आप लोग, इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में लिखा है, तो आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए लिख दिया है। रिमेनेंट न्यूक्लियस किस में पाया को और क्या कहते हैं, तो पेरिस्पर्म सीड कहते हैं। अब आपका सीड यहाँ पे होता है खत्म। आगे बात करते हैं लीफ की, ठीक है। लीफ की बात करते हैं। लीफ देखेंगे आप लोग, जो लीफ को क्या कहते हैं, पत्ती कहते हैं, ठीक है। अब पत्ती कहाँ से निकलती है, हमने आपको जब स्टेम पढ़ा रहे थे तब हमने आपको बताया था नोड और इंटरनोड। यहाँ पे आप लोगों को देख पा रहे होंगे नोड और इंटरनोड। नोड और इंटरनोड हमने क्या बताया था, जैसे यहाँ से एक डाली निकली होती है, ठीक है, यहाँ से, और एक यहाँ से, ये स्टेम है, ठीक है, ये जो है ये स्टेम है, ठीक है। और ये इसके क्या हो गए, ये क्या हो गए इसके, ये नोड हो गए। जो यहाँ पे ये हो गया ना, ये नोड हो गया, और दो नोड के बीच की दूरी क्या हो गई, यानी कि यहाँ से और यहाँ के बीच की दूरी ये वाली क्या हो गई, ये हो गई हमारा इंटरनोड, ठीक है। ये इंटरनोड हो गया। तो पत्ती कहाँ से निकलती है, पहला पॉइंट क्या लिखा है, नोड से निकलती है। नोड क्या होती है, एक बार और समझ लेंगे। नोड हमारी ये होती है यहाँ से, ठीक है। जैसे पत्ती कहाँ से निकलेगी, तो यहाँ से निकलेगी, ठीक है, पत्ती यहाँ से निकलेगी। और इंटरनोड क्या बताया हमने, दोनों के बीच का जो गैप होता है वो, उसको हम इंटरनोड कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो अब आप लोग एक एक करके चीज़ें यहाँ से देखेंगे, ठीक है। पत्ती नोड से निकलती है, ठीक है। पत्ती की उत्पत्ति कैसी होती है, तो एक्सोजनस होती है, ठीक है। पत्ती की उत्पत्ति कैसी होती है, तो एक्जोटिक होती है, या फिर एक्सोजनस कह सकते हैं, मतलब बाहरी होती है, ठीक है। बाहरी इसको बोल सकते हैं, आंतरिक नहीं होती है, ठीक है। बाहरी जो उत्पत्ति होती है, बाहरी बाहर की तरफ तो निकलती है ना, तो वो ये पे लिखा है। रंध्रों के आधार पर पत्ती को अब कितने आधार पर बांटते हैं हम लोग, वो पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लीफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, रंध्रों के आधार पर, ठीक है। रंध्रों के आधार पर पत्तियों को कितने भागों में बांटा गया है, दो प्रकार में। कैसे, कौन कौन सी, एक आइसो बाइलेटरल लीफ, एक डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। आइसो बाइलेटरल लीफ और डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक है। आइसो बाइलेटरल लीफ क्या होती है, जब पत्ती के दोनों सतह पर रंध्रों की संख्या समान हो तो हम क्या कहते हैं उसको, आइसो बाइलेटरल लीफ। मतलब कोई पत्ती है, ठीक है, ये पत्ती है, इसके इस तरफ भी रंध्र की संख्या मान लो 4 है, इस तरफ भी रंध्र की संख्या 4 है, तो ये कौन सी लीफ हो गई, आइसो बाइलेटरल लीफ, ठीक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोशिश कर रहे हैं आप लोग समझ जाएं, लेकिन आप लोग समझ भी रहे होंगे, ठीक है। और कुछ लोगों को इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को बता दें, इंग्लिश आप लोग अभी से सुधार करिए, ठीक है, क्योंकि बीएससी में केवल आपको इंग्लिश में ही पढ़ना क्यों मिलेगा, ठीक है। तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कैटेट में भी बिल्कुल ऐसे ही आ जाते हैं, वो हम आपको ऐसे ही पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आइसो बाइलेटरल लीफ, डॉर्सी वेंट्रल लीफ, वो सीधा सीधा हिंदी में भी यही लिख देगा, ठीक है। आइसो बाइलेटरल और डॉर्सी वेंट्रल सीधा सीधा लिख देगा, तो तब आपको वहाँ पर दिक्कत होगी। इसलिए आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप लोग समझ जाइए। तो आइसो बाइलेटरल लीफ, इसमें क्या याद करना है आपको, जो लोग इंटर में हैं या 11th में हैं, 11th 12th जिसमें भी हैं, वो लोग इसकी डेफिनेशन भी याद कर लेंगे। डेफिनेशन भी बहुत सरल है,
डेफिनेशन क्या है हमने आपको बता दिया ना, कोई लीफ है, ये दोनों तरफ तंतुओं की संख्या समान है तो वो आइसोबाइलेटरल लीफ हो गई, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल याद रखेंगे, एक बीजपत्री पौधे, ठीक है। आइसोबाइलेटरल लीफ किस में पाई जाती है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले आइसोबाइलेटरल लीफ किस में पाई जाती है, एक बीजपत्री पौधों में, दो बीजपत्री पौधों में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं, तो क्या लगाएंगे आप लोग, एक बीजपत्री पौधों में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि आइसोबाइलेटरल लीफ पाई जाती है, ऑप्शन दे देगा आपको मक्का में, ठीक है, चना में, मटर में, और एक और कोई दो बीजपत्री दे देगा, तो वहाँ पे क्या सही होगा, एक बीजपत्री वाला मक्का, ठीक है। अब डोर्सीवेंट्रल लीफ की बात कर लें, जब पत्ती के निचले सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक तथा ऊपरी सतह पर रंध्रों की संख्या कम हो, मतलब जो पत्ती का दो सतह होते हैं ना, एक ऊपरी सतह एक निचला सतह, तो जब रंध्रों की संख्या, ठीक है, कोई पत्ती है ऊपरी सतह पर, मतलब जब पत्ती के निचले सतह पर रंध्रों की संख्या अधिक, मतलब निचले सतह पर मान लो 4 है, ठीक है, और ऊपरी सतह पर कम हो, ऊपरी सतह पर 2 या 3 ही है, तो ये पत्ती कौन सी कहलाएगी, तो डॉर्सीवेंट्रल लीफ कहलाएगी, ठीक है। डी फॉर डॉर्सीवेंट्रल और डी फॉर डाइकॉट, तो ऐसे आप लोग याद कर लेंगे। डॉर्सीवेंट्रल लीफ किस में पाई जाती है, तो डाइकॉट प्लांट में, मतलब द्विबीजपत्री पौधों में। अब ऐसी बात करते हैं शिराविन्यास की। शिराविन्यास क्या होता है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है आपका, तो शिराविन्यास पढ़ लेते हैं थोड़ा। तने पर पत्ती के व्यवस्था क्रम को हम शिराविन्यास कहते हैं, ठीक है। तने पर पत्ती के व्यवस्था क्रम को, मतलब तने पर पत्ती कैसी लगी है उसी के व्यवस्था क्रम को हम क्या कहते हैं, शिराविन्यास कहते हैं, ठीक है। और अब ये दो प्रकार का होता है, एक जालिकाबद्ध शिराविन्यास, ठीक है। जालिकाबद्ध क्या होता है, रेटिकुलर वेनेशन, ठीक है। यह क्या होता है, डाइकॉट प्लांट के पत्तियों में पाया जाता है। इसमें आप लोग केवल इसका क्या याद करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपसे पूछेगा ये जालिकाबद्ध शिराविन्यास किस में पाया जाता है, तो डाइकॉट प्लांट में, ठीक है। इसके अपवाद आप लोग याद कर लेंगे, स्माइलेक्स और डाइस्कोरिया, ठीक है, ये दोनों एक बीजपत्री होते हैं, तब भी इसमें जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे, एक जालिकाबद्ध शिराविन्यास होता है और दूसरा समानांतर शिराविन्यास होता है। जालिकाबद्ध शिराविन्यास आपका कहाँ पाया जाता है, डाइकॉट प्लांट में, और ये जो होता है समानांतर शिराविन्यास ये एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है, ठीक है। इसमें यही चीज़ याद करने वाली है। और यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट लिखा है, पत्ती के पास एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो सेफ्यूल कहते हैं इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। पत्ती के पास एक संरचना पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, तो सेफ्यूल कहते हैं उसको। अब बात करते हैं पत्तियों के रूपांतरण के। 3 रूपांतरण होते हैं पत्तियों के, ठीक है, मतलब पत्ती के रूपांतरण की बात करते हैं। पत्ती के रूपांतरण मतलब पत्ती किस किस रूप में जा सकती है, तो पहला होता है लीफ टेंड्रिल। लीफ टेंड्रिल क्या होती है, यह जंगली मटर में पाया जाता है। आपसे सीधा सीधा पूछेगा लीफ टेंड्रिल किस में पाया जाता है, तो जंगली मटर में। आप लोग ये याद करेंगे, लीफ टेंड्रिल कहाँ पे पाया जाता है, टेंड्रिल होता है आपका, जो लीफ टेंड्रिल होता है कहाँ पे होता है, जंगली मटर में, ठीक है। जंगली मटर को और क्या कहते हैं, तो स्वीट मटर या मीठा मटर भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम क्या होता है, लेथायरस ओडोरेटस, ठीक है। जंगली मटर या मीठी मटर का बॉटनिकल नेम क्या होता है, लेथायरस ओडोरेटस। अब दूसरी बात करते हैं लीफ स्पाइन की। जब पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है, पत्तियों का रूपांतरण पढ़ रहे हैं ना, तो जब पत्तियां आपकी कांटे में बदल जाती हैं तब क्या बोलते हैं उसको, लीफ स्पाइन। एग्जाम्पल इसका नागफनी, आप लोगों ने देखा होगा नागफनी की जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। तीसरी बात करते हैं फिल्लोड की, ठीक है। फिल्लोड क्या होता है, या पत्ती या पर्णग्रंथ या पेटियोल का रूपांतरण होता है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन बबूल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिल्लोड, इसका एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलियन बबूल, ठीक है। और अब बात करते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट, यह अपना भोजन, आपको यहाँ पे क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं। कुछ आपके पैरासाइट वगैरह होते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट क्या होते हैं, ये अपना भोजन जीवित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। आप लोग केवल एक हेडिंग ऐसी लिखेंगे ऑब्लिगेट पैरासाइट, उसमें लिख देंगे क्या लिखेंगे, ये अपना भोजन जो होता है वो किससे बनाते हैं, जीवित पदार्थों से,
ठीक है, जीवित पदार्थों से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं। एक फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं, इसको सेप्रोफाइट भी बोलते हैं, और जो ऑब्लिगेटिव पैरासाइट होता है इसको पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, अब जो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है ये सामान्यतः मृतजीवी होते हैं तथा भोजन जीवित पदार्थों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये सामान्यतः मृतजीवित होते हैं। ठीक है, और ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट क्या होते हैं, यह भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं। यही सब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट था, वो यहाँ पे लिख दिया था। अब आप बात करते हैं पुष्प की। ठीक है, पुष्प की बात करते हैं और एक एक करके इसकी भी चीज़ें पढ़ते हैं, फिर आगे अपनी क्लास बढ़ाते हैं। ठीक है, पुष्प की बात करें यहाँ पे तो पुष्प क्या होता है, आपके जो चैप्टर है ना आपका, आप लोग पढ़ रहे होंगे बॉटनी की क्लास आपकी जो है, आप लोग के पास बुक होगी तो उसमें ये सारे के सारे चैप्टर आपको मिलेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और इस क्लास के बाद, अभी तो आपकी क्लास चल रही है, इस क्लास के बाद आपके 2 लेक्चर और होंगे और उसमें आपकी जो है बॉटनी ख़त्म हो जाएगी। तो अब पुष्प की बात कर लें, सभी लोग ऐसे ही क्लास को देखते रहेंगे और क्लास को लाइक शेयर करते रहेंगे। ठीक है, जिससे कि और लोग यहाँ पे आ सकें। तो पुष्प की बात करें, पुष्प क्या होता है, संगठित तने को क्या कहते हैं, पुष्प। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि संगठित तने को क्या कहते हैं, संगठित तने को क्या कहते हैं, फल, पुष्प, पत्ती या सभी। तो आप लोग क्या लगाएंगे, पुष्प कहते हैं। ठीक है, संगठित तने को क्या कहते हैं, पुष्प कहते हैं। पुष्प के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथोलॉजी कहते हैं। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, रेफलेसिया का। सबसे छोटा पुष्प उल्फिया का होता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प के भाग पढ़ रहे हैं, पुष्प के 4 भाग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। ठीक है, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट लिख दी है तो वो आप लोग याद करेंगे। ठीक है, जो कैलेक्स और करोला होता है ये इसका पुष्प का सहायक भाग होता है। ठीक है, और एंड्रोसियम और गाइनोसियम ये इसके जरूरी भाग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ये इसकी इकाई लिखी है। ठीक है, ऊपर आप लोग हेडिंग डाल लेंगे इकाई, जिससे कि आप लोग बाद में भूल ना जाए। यहाँ पे कैलेक्स की इकाई क्या होगी, सेपल। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि करोला की इकाई क्या है, पेटल। ठीक है, एंड्रोसियम की इकाई क्या है, तो स्टेमन कार्प, और गाइनोसियम की इकाई क्या है, तो कार्पल। ठीक है, मतलब जो पुष्प के 4 भाग होते हैं इसमें से 2 आपके सहायक होते हैं और 2 जरूरी होते हैं। सहायक भाग कौन कौन से होते हैं, कैलेक्स और करोला, और जरूरी भाग कौन से होते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ पढ़ चुके हैं कि कैलेक्स की इकाई क्या होती है, सेपल, करोला की पेटल, एंड्रोसियम की स्टेमन और गाइनोसियम की कार्पल। ठीक है, आप लोग ये भी जान चुके हैं कि कैलेक्स और करोला पुष्प का सहायक भाग है और एंड्रोसियम और गाइनोसियम पुष्प के जरूरी भाग हैं। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे एक चीज़ और जानेंगे, जो एंड्रोसियम भाग होता है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम जरूरी भाग होते हैं ना। अब जो एंड्रोसियम होता है, क्वेश्चन पूछता है कि पुष्प का नर भाग क्या होता है, तो नर भाग कौन सा होता है, एंड्रोसियम। ठीक है, पुष्प का नर भाग कौन सा होता है, एंड्रोसियम, और पुष्प का मादा भाग क्या होता है, गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम। ठीक है, और अब यहाँ पे बात करते हैं आगे, कैलेक्स का कार्य क्या होता है। जो कैलेक्स होता है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है सुरक्षा करना। ठीक है, पुष्प की सुरक्षा करना। करोला का कार्य क्या होता है, करोला का कार्य क्या होता है, ये आकर्षण करना, कीटों को आकर्षण करना। ठीक है, परागण के लिए। कीट क्यों आकर्षण होंगे, क्योंकि परागण करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे समझ गए, कैलेक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम 4 भाग होते हैं पुष्प के। कैलेक्स की इकाई सेपल, करोला की पेटल, एंड्रोसियम की स्टेमन, गाइनोसियम की कार्पल। ठीक है, अब आप लोग समझ गए यहाँ पे कि एंड्रोसियम जो होता है पुष्प का नर भाग होता है, गाइनोसियम पुष्प का मादा भाग होता है। अब आप लोग इसके कार्य भी देख लिए, कैलेक्स का कार्य क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना, और करोला का कार्य क्या होता है, आकर्षण करना। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, पूर्ण पुष्प कुछ होते हैं, कुछ अपूर्ण पुष्प होते हैं। पूर्ण पुष्प क्या होता है, जिसमें 4 भाग पाए जाते हैं वो पूर्ण पुष्प होते हैं। जिसमें एक भी भाग एब्सेंट होता है वो अपूर्ण पुष्प होते हैं। इसमें भी कोई बात आपकी लिखने वाली नहीं है। तो इसमें केवल एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो अपूर्ण पुष्प होता है कौन सा होता है, उसका एग्जाम्पल आप लोग याद कर लेंगे। एग्जाम्पल इसका कुकुरबिटेसी फैमिली होता है। ठीक है, कुकुरबिटेसी फैमिली इसका एग्जाम्पल होता है। ठीक है, पूर्ण पुष्प जिसमें 4 भाग पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प, जिसमें एक भी भाग नहीं होता है वो अपूर्ण पुष्प कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे प्लेसेंटेशन। ठीक है, ये चीज़ इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आ जाता है। ठीक है, और इस पर आप लोगों को एक वीडियो पहले से ही पड़ी है चैनल पे, बहुत दिन पहले की, तो वो आप लोग देख सकते हैं। बीजांड न्यास क्या है हमने आपको बताया है उस वीडियो में भी,
कि बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो आपका जो है कुछ नंबर हो जाएंगे, 1-2 नंबर इसमें आ जाता है, 1-2 नंबर का। ठीक है, सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखिए, ये वाली लाइन ऊपर लिखेंगे, सलीम कुकर ला गिरे कम। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें और लिखना शुरू कर दें, नहीं तो उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है इसमें आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, तो सबसे पहले आप लोग कॉपी और पेन निकाल लीजिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी पेन निकाल लिए होंगे और अब जो हम बोल रहे हैं वो आप लोग लिखेंगे। सबसे पहले लिखिए सलीम। ठीक है, सलीम, यहाँ पे जो लिखा है वो लिखते चलिए, सलीम, इतना गैप देंगे, फिर लिखेंगे कुकर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे कुकर, फिर लिखेंगे ला, उसके बाद लिखेंगे गिरे, उसके बाद लिखेंगे कम। ठीक है, इतना इतना गैप आप लोग देख लें, नीचे दे देंगे। ठीक है, अब नीचे आ जाइए, मतलब इतना आप गैप कर देंगे। ठीक है, जो इतना गैप दिया है ना, 4-5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद नीचे लिखिए आओ, यहाँ पे लिखेंगे आओ। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे, उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे आओ। पंजाबी, पंजाबी लिख लिए होंगे आप लोग। मुर्गा, ठीक है, मुर्गा बनाएं। ठीक है, क्या लिखे ऊपर, सलीम कुकर लागरे कम, और उसके बाद नीचे गैप दे करके आओ पंजाबी मुर्गा बनाएं। ठीक है, आओ पंजाबी मुर्गा बनाएं। अब इसमें आप लोग कैसे याद करेंगे वो आप लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे सलीम था ना तो साफौल लिखेंगे सोलेनेसी। ठीक है, जैसा हमने लिखा है ना, सलीम आपने लिखा है यहाँ पे, अब ये जो सा है इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साफौर सोलेनेसी। ठीक है, ये जो लिखा है वो लिख लीजिए, साफौर सोलेनेसी, जो फैमिली होती है ना वही हम आपको लिखा रहे हैं यहाँ पे। अब फैमिली लिखेंगे साफौर सोलेनेसी। ली फॉर लेलिएसी। ठीक है, ली बनाया ना सलीम में, ली फॉर लेलिएसी। माँ फॉर मालवेसी। ठीक है, माँ फॉर मालवेसी। और अब इधर आ जाइए कुकर, जहाँ पे कुकर लिखे हैं माँ को लिखेंगे को मीन्स कुकर बिटेसी, और ये को था ना, को मीन्स क्या हो गया कुकर बिटेसी, और कर मीन्स क्या होगा क्रूसी फेरी। ठीक है, अब यहाँ पे ला फॉर क्या है लेग्यूमिनेसी, गिव फॉर ग्रेमिनी, और ग्रे फॉर क्या है ग्रेमिनी, और कम फॉर कंपोजिटी। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे, एक बार दोबारा देख लें, सा फॉर सोलेनेसी, ली फॉर लिलिएसी, मा फॉर मालवेसी, को फॉर कोकरबिटेसी, कफ कर फॉर क्रूसीफेरी, ला फॉर लेग्यूमिनेसी, ग्रे फॉर ग्रेमिनी, कम फॉर कंपोजिटी। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे बात करते हैं आओ। आओ मतलब एग्जाइल, जो बीजांड न्यास होता है एक एग्जाइल। ठीक है, एग्जाइल, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे बीजांड न्यास, ये चीज़ क्या है बीजांड न्यास है, और जो ऊपर ये चीज़ लिखाई है ये हमने फैमिली लिखाई है। ठीक है, बीजांड न्यास आओ। आओ मतलब एग्जाइल। ठीक है, पंजाबी मतलब पेराइटल। ठीक है, मुर्गा मतलब मार्जिन, बनाए मतलब बेसलेस। ठीक है, बनाए मतलब बेसलेस, आओ मतलब एग्जाइल हो गया, पंजाबी मतलब पेराइटल हो गया, मुर्गा मतलब मार्जिन हो गया, बनाए मतलब बेसलेस हो गया। तो हमने आपको केवल ये चीज़ याद करवाई यहाँ पे, सलीम का लागरे करम और आओ पंजाबी मुर्गा बनाए। आओ, अब ऐसे इसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्साइल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है, एक्साइल प्लासेंटेशन किस में पाया जाता है, तो ये 3 फैमिली आपको दे होंगी। ठीक है, ये 3 फैमिली में आपका एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। ठीक है, ये जो बंद है ऐसा आप लोग बंद कर लेंगे, जो एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है वो इन 3 में पाया जाता है। दूसरा बात करते हैं पेराइटल, पेराइटल किस में पाया जाता है, तो ये कुकर वाले में पाया जाता है, और ये मार्जिन किस में पाया जाता है, ये ला वाले में पाया जाता है, और इधर गिरे और कम को एक साथ मिला के वेसलेस पाया जाता है। ठीक है, तो यही आपका प्लेसेंटेशन हो गया। उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको समझ गए होंगे, और आप लोग इसको समझ गए होंगे और इसको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ अगर नहीं समझ में आएगी तो आप लोग बाद में बता देंगे, तो बाद में एक बार दोबारा फिर बता दिया जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कैलिक्स और करोला की इकाई क्या होती है, तो पेरिहंत होती है। कैलिक्स और करोला की इकाई क्या होती है, पेरिहंत होती है। अंडाशय की बात करते हैं, अंडाशय मतलब ओवरी 3 प्रकार की होती है, सुपीरियर। ठीक है, सुपीरियर क्या होती है, जब कैलिक्स करोला एंड्रोसियम नीचे तथा गायनोसियम ऊपर पाया जाता है। ठीक है, मतलब क्या होता है सुपीरियर ओवरी, मतलब हमने आपको बताया था ना, हमने आपको अभी बताया था, जो फ्लावर होते हैं, जो फ्लावर होता है ना उसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, 4 भाग होते हैं, एक कैलिक्स होता है, करोला होता है, एंड्रोसियम होता है, और एक गायनोसियम होता है। अब आप लोग यहाँ पे नाम से ही देख पा रहे होंगे सुपीरियर ओवरी, मतलब
सुपीरियर ओवरी मतलब सबसे ऊपर कौन सा भाग रहेगा, मादा वाला भाग सबसे ऊपर रहेगा, मतलब फीमेल भाग सबसे ऊपर रहेगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना सुपीरियर ओवरी, ठीक है। इसको आप लोग सही से करेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। सुपीरियर ओवरी मतलब सबसे ऊपर कौन सा भाग रहेगा, मादा वाला भाग रहेगा, बस आपका याद हो गया। मतलब जब कैलेक्स करोला एंड्रोसियम नीचे होंगे और गाइनोसियम सबसे ऊपर होगा तो कौन सा होगा, ये सुपीरियर अंडाशय कहलाएगा, ठीक है। वही आप लोग याद कर रहे होंगे। अब ऐसा एग्जाम्पल जैसे कि इसका क्रूसीफेरी, ठीक है, सभी फैमिली, ज़्यादातर फैमिली जो होती हैं वो सुपीरियर ओवरी में ही आती हैं, ठीक है। अब इन्फीरियर ओवरी क्या होती है, मतलब सुपीरियर ओवरी सबसे ऊपर मादा वाला भाग हो गया। अब इन्फीरियर में क्या होता है, सबसे नीचे आपका मादा वाला भाग हो जाता है, मतलब कैलेक्स करोला एंड्रोसियम ऊपर होंगे और गाइनोसियम सबसे नीचे होगा, तो इसमें क्या होगा, ये इन्फीरियर ओवरी, ठीक है। दो आपको याद हो गए, सुपीरियर मतलब इसमें सबसे ऊपर मादा वाला भाग रहेगा और इन्फीरियर इसमें सबसे नीचे वाला मादा वाला भाग रहेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल याद करेंगे, जो सुपीरियर ओवरी वाला है उसमें ज़्यादातर फैमिली आती हैं और इन्फीरियर जो ओवरी वाला है उसमें दो फैमिली आती हैं, कंपोजिटी और कुकुरबिटेसी। आगे तीसरे की बात करते हैं, पेरिगाइनस। पेरिगाइनस क्या होता है, जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम सामान्य स्थिति में हो तो इस अवस्था में हम लोग क्या कहते हैं, एंड्रोसियम और गाइनोसियम सामान्य स्थिति में हो, मतलब बराबर में हो। एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहाँ पे हो, बराबर में। एंड्रोसियम और गाइनोसियम बराबर स्थिति में हो तो ये कौन सा हो जाएगा, पेरिगाइनस हो जाएगा। एग्जाम्पल इसका सेब, आड़ू, नाशपाती, ठीक है। अब आगे बात करते हैं एंड्रोसियम बाग की। मतलब एंड्रोसियम को क्या कहते हैं, नर बाग, हमने आपको पीछे बताया था ना, और गाइनोसियम को क्या कहते हैं हम लोग, मादा बाग, ठीक है। तो ऐसे पूछा जाता है, आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाता है मॉडल एल्फस, ठीक है। मॉडल एल्फस जो होता है, एक होता है मोनोएडेल्फस, दूसरा होता है डाइएडेल्फस, पॉलीएडेल्फस, सिंड्रस, सिंजेंसिस, एपीफाइलस और एपीफेडलम। जो होता है मोनोडेल्फस, ये किस में पाया जाता है, तो मालवेसी फैमिली में। सीधा सीधा आप लोग याद कर लेंगे, जो मोनोएडेल्फस कंडीशन होती है वो किस में होती है, मालवेसी फैमिली में। डाइएडेल्फस पैप्लियोनेसी फैमिली में, या मटर लिख लेंगे। पॉलीएडेल्फस नींबू और नीम, संतरा, अरंडी। सिंड्रस जो होता है वो किस में होता है, कुकुरबिटेसी में। सिंजाइसिस कंपोजिटी फैमिली में। एपीफाइलस लिलिएसी में, ठीक है। ऐसे ही आप लोग इसको याद करेंगे। बीजांड के प्रकार जो होते हैं वो, बीजांड सबसे पहले आप लोग बताएंगे, जो बीज का निर्माण होता है वो किससे होता है, तो आप लोगों को पता होगा बीजांड से बीज का निर्माण होता है, बीजांड बीज बनाता है, ठीक है। अब बीजांड के बारे में पढ़ेंगे तो ये कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले होता है जो आर्थोट्रोपस बीजांड एक होता है। जब माइक्रोपेल चला जा, इसमें आप लोगों को कुछ याद करने वाला नहीं है, केवल आप लोग इसको याद रखेंगे। ये जो आर्थोट्रोपस बीजांड होता है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं, पान, काली मिर्च और पॉलीगनेसी फैमिली। ऐसे ही दूसरा जो होता है एम्फीट्रोपस, जो एम्फीट्रोपस होता है इसका एग्जाम्पल एलिसमेसी फैमिली होता है। और एक होता है एनाट्रोपस प्लेसेंटेशन, ठीक है। जो ये क्या होता है, इन्वर्टेड कोमा में, ये कोई आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये ज़्यादातर सभी में पाया जाता है, तो सभी वाला आपके उसमें आता नहीं है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी की बात कर लेंगे। यहाँ पे पार्थिनोकार्पी की खोज किसने की, नाल ने की, ठीक है। पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, पार्थिनोकार्पी क्या होता है, इसमें बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन सीधा सीधा देगा आपको कि बिना निषेचन के फल बनना ये क्या कहलाता है, पार्थिनोकार्पी, पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है, एपोमिक्सिस वगैरह बहुत सारी चीज़ें आपको दे रखी होंगी, तो आप लोग क्या करेंगे, पार्थिनोकार्पी वहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। पार्थिनोकार्पी से क्या होता है, बिना निषेचन के फल बनता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, नीचे आपका एग्जाम्पल भी लिखा होगा। पार्थिनोकार्पी में बनाए हुए फल में बीज नहीं होता है, लेकिन अनानास अपवाद है और इसमें पार्थिनोकार्पिक फेल हो गई थी, ठीक है। मतलब जो पार्थिनोकार्पी के द्वारा फ्रूट बनता है उसमें क्या नहीं होता है, उसमें बीज नहीं होता है, ठीक है। पार्थिनोकार्पी के द्वारा जो फ्रूट बनता है उसमें सीड देखने को हमको नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन एक इसमें अपवाद है, पार्थिनोकार्पी का अपवाद कौन है, तो अनन्नास, ठीक है। अनन्नास में इसमें सीड आ गए थे, तो आप लोग
इसका एग्जाम्पल पार्थिनोकार्पी के जैसे केला और अंगूर, केला में भी सीड नहीं पाया जाता है और अंगूर में भी सीड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो हमने पार्थिनोकार्पी पढ़ी, बिना निषेचन के फल बन जाए तो क्या कहते हैं, पार्थिनोकार्पी। अब बिना निषेचन के जब ब्रूड बन जाए तो उसको क्या कहते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, बिना निषेचन के जब ब्रूड बन जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका मधुमक्खी हो गया। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है, जब बिना निषेचन के बीज बन जाए। ठीक है, 3 टर्म यहाँ पे हमने आपको बताए, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पिक और एपोमिक्सिस। पार्थिनोकार्पिक जो हमने बताया था बिना निषेचन के फल बन जाता है उसमें। ठीक है, पार्थिनोजेनेसिस जो बताया हमने बिना निषेचन के ब्रूड बन जाता है, और एपोमिक्सिस जो हमने बताया बिना निषेचन के बीज बन जाता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत बार पूछे जा चुके हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो आप लोग इसको याद कर लेंगे। बहुब्रूडता क्या होती है, इंपॉर्टेंट है। इसकी खोज किसने की थी, एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की। कहाँ पे की, तो नींबू में की थी। ठीक है, असत्य बहुब्रूडता किस में पाई जाती है, तो फैग्रेरिया में पाई जाती है। क्लीवेज बहुब्रूडता किस में पाई जाती है, निम्फिया में पाई जाती है। चलिए अब अगला अपना चैप्टर शुरू करते हैं, फ्रूट वाला। ठीक है, तो फ्रूट पढ़ेंगे और उसके बाद आप लोग इसका छुट्टी कर देंगे। ठीक है, तो फ्रूट आपका एक बचा है और एक छोटा सा चैप्टर और है वो बचा है, उसके बाद आपकी छुट्टी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रूट की बात करते हैं। फ्रूट के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। फ्रूट के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी कहते हैं। फ्रूट के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, परिपक्व अंडाशय को फ्रूट कहते हैं। ठीक है, परिपक्व अंडाशय जो होता है उसको ही हम फल कहते हैं। फल की झिल्ली को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे फल की बाहरी झिल्ली। फल की बाहरी झिल्ली क्या होती है, एपिकार्प होती है, मध्य झिल्ली मीजोकार्प होती है और आंतरिक झिल्ली एंडोकार्प होती है। मतलब फल में 3 झिल्लियाँ पाई जाती हैं, सबसे बाहरी एपिकार्प, मध्य वाली मीजोकार्प और आंतरिक वाली एंडोकार्प। ठीक है, फल के प्रकार देख लेंगे यहाँ पे। मुख्य रूप से 3 प्रकार के फल होते हैं, साधारण फल मतलब सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। अब तीनों की बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे हम साधारण फ्रूट की। साधारण फ्रूट की हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। साधारण फ्रूट 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, सूखा फल, दूसरा रसीला फल। ठीक है, अब सूखे फल की बात करें, सूखे फल के एग्जाम्पल क्या होते हैं, काजू, बादाम, अखरोट। ठीक है, ये सब सूखे फल के एग्जाम्पल हैं। रसीले फल के एग्जाम्पल क्या हैं, सेब, नाशपाती, केला आदि। ठीक है, आप लोग सब लोगों को पता होगा जो ड्राई फ्रूट होता है वो कौन कौन से होते हैं, और ड्राई फ्रूट ज़्यादातर बहुत महंगे होते हैं और जो रसीला फल होता है वो ज़्यादातर सस्ते होते हैं। ठीक है, तो अब सूखे फल की भी बात करें यहाँ पे, तो सूखा फल 3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक डिहेसेंट फूल, जो डिहेसेंट फल होता है पकने पर इनकी झिल्ली फट जाती है। जो डिहेसेंट फल होते हैं इनकी झिल्ली पकने पर फट जाती है। जैसे आप लोग चना वगैरह देखे होंगे तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है, ये जो लेग्यूम मतलब पॉड जो होता है, यहाँ पे POD इसकी स्पेलिंग होती है, हिंदी में शायद गलत लिखा है ये, तो पॉड जो होता है उसको लेग्यूम। ठीक है, लेग्यूम का जो होता है उसको पॉड कहते हैं। कैप्सूल, सिलिक्वा और फॉल कीली, मतलब आप लोग याद रखेंगे इसमें डिएसेंट फल के एग्जाम्पल क्या है, तो लेग्यूम, कैप्सूल, सिलिक्वा और फॉल कील। इंडिसेंट जो फल होता है, एक डिएसेंट होता है, एक इंडिसेंट होता है। तो इंडिसेंट क्या होता है, इनकी झिल्ली नहीं फटती है, जैसे नट, सिप्सेला और कैरियोप्सिस। ठीक है, तीसरा होता है साइजोकार्पिक फल। इसके एग्जाम्पल भी आप लोग याद कर देंगे, लोमेंटम, रेगमा, समारा और कार्सीरुलस। अब सबसे पहले बात करते हैं डिएसेंट फ्रूट की। जो डिएसेंट फल होता है उसमें पहला लेग्यूम होता है। ठीक है, ये आप लोगों को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके आप लोग एग्जाम्पल अगर याद करना चाहें तो एग्जाम्पल याद कर लेंगे। जैसे लेग्यूम में क्या आता है वो आप लोगों को पता है, सब लेग्यूमिनेसी फैमिली वाले लेग्यूम में आ जाते हैं। तो लेग्यूमिनेसी फैमिली में कौन कौन सी क्रॉप आती हैं वो हम आपको पहले ही करा चुके हैं। फालकिल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल चंपा होता है, चंपा चमेली जो आप लोग पढ़ते हैं वही। कैप्सूल का एग्जाम्पल ये मालवेसी फैमिली का होता है। तो और सिलिकुआ का क्या होता है, इसका निर्माण जो है फालसेल्टा, इसके आप लोग एग्जाम्पल याद कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ है, सत्य जो फल होता है और असत्य फल। ठीक है, जो नट होते हैं, नट क्या है ये, सत्य नट जो है सिंगाड़ा, लीची और काजू मतलब, और कुछ असत्य नट भी हैं इसमें, वॉलनट, कोकोनट और आपका ग्राउंड नट। ठीक है, इसमें आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि
सत्य नट कौन कौन से हैं, मतलब ट्रू नट और फॉल्स नट। तो ट्रू नट में कौन कौन सा आ जाएगा आपका, सिंघाड़ा, लीची और काजू, ठीक है। मतलब जिसके लास्ट में नट लगा होता है वो असत्य नट है, केवल कैज्यू नट को छोड़ के, ठीक है। और जिसके लास्ट में नट नहीं लगा है वो, मतलब जिसके लास्ट में नट लगा है वो तो असत्य हो जाएगा, और जिसके लास्ट में नट नहीं लगा है वो सत्य हो जाएगा। सत्य का केवल एक अपवाद है नट वाला, कैज्यू नट, ठीक है। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। मतलब सत्य जो नट होगा उसके आगे नट नहीं लगा होगा, मतलब जो होगा वो दिखेगा नहीं और जो दिखेगा वो होगा नहीं। आप लोग समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि जिसके आगे नट लगा होगा वो तो असत्य होगा और जिसके आगे नट नहीं लगा होगा वो असत्य होगा, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, जिसके आगे नट लगा होगा वो असत्य होगा और जिसके आगे नट नहीं लगा होगा वो सत्य होगा। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे सत्य नट के एग्जाम्पल क्या हैं, सिंघाड़ा, लीची और केजू नट। केजू नट एक आप लोग इसके आगे नट लगाए लेकिन ये भी है, तो इसको हम आपको अपवाद बता दिए, ठीक है। कुछ असत्य नट हैं, ठीक है, जिसके आगे नट लगा है वो सब असत्य नट हैं, जैसे ग्राउंड नट, कोकोनट, वालनट, ठीक है। सेप्सेला क्या होता है, इसका निर्माण इन्फीरियर अंडाशय से होता है, ठीक है। कैरियोप्सिस आप लोगों को पता होगा, ग्रेमनिकुल के फल का प्रकार क्या होता है, कैरियोप्सिस होता है। साइजोकार्पिक आप लोगों को पता ही होगा, लोमेंटम जो होता है, ठीक है। और ऐसे ही रसीला फल या सकुलेंट, तो रसीले फल आप लोग पता ही है, पोम, पेपोड्रुप, हेस्पेरिडियम बेरी, ठीक है। ये आप लोग सब पता है, ठीक है, ये सब एग्रोनॉमी में पढ़ा चुके हैं। पोम जैसे होता है, पोम क्या होता है, असत्य फल का प्रकार है, ठीक है। असत्य फल का प्रकार पोम होता है, ठीक है। असत्य फल का निर्माण किससे होता है, तो पुष्पासन से या फैलेसी थैमसस से, ठीक है, थैलमस से या फिर पुष्पासन से असत्य फल का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कि सेब और नाशपाती आपके असत्य फल हैं, ठीक है। एक सत्य फल होता है, एक असत्य फल होता है। तो असत्य फल आपके कौन कौन से हैं, सेब और नाशपाती। पेपो, इसका निर्माण किससे होता है, इन्फीरियर अंडाशय से होता है। कुकुरबिटेसी फैमिली वालों के सबके फल का प्रकार क्या होता है, पेपो। आप लोग इसको याद करेंगे, पेपो फल का प्रकार किसका है, कुकुरबिटेसी फैमिली का, ठीक है। और ड्रॉप, टाइप ऑफ फ्रूट ड्रॉप किस किस का है, आम, नारियल, अखरोट, ठीक है। एस्पेरिडियम टाइप ऑफ फ्रूट किसका है, नींबू और संतरा का। ये टाइप ऑफ फ्रूट सब आपको जब फसल कराई जाती है तो उसमें सब कुछ करा दिया जाता है। खाने वाला भाग भी आपको जब फसल कराई जाती है तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में खाने वाला भाग भी आपको बताया जाता है, तो आप लोग वहाँ से याद कर लिए होंगे। आम और इमली में खाने वाला भाग क्या था, मीजोकार्प। लीची में मांसल एरिल, नारियल में ब्रूट बोस, ठीक है। कंपोजिट फ्रूट की बात करते हैं, इस फल का निर्माण पुष्पक्रम से होता है, दो प्रकार का होता है, सोरोसिस और साइकोसिस, ठीक है। साइकोनस, सोरोसिस क्या होता है, इसका एग्जाम्पल कटहल, सैतूस और अनन्नास। साइकोनस, इसका निर्माण कहाँ से होता है, हाइपोथोडियम पुष्पक्रम से होता है। हाइपोथोडियम ना नहीं है यहाँ पे, हाइपोथोडियम है। और इसका एग्जाम्पल बरगद और अंगूर, ये आप लोग याद करेंगे। अब एक चैप्टर है, ये लास्ट चैप्टर है आज का, पौधे और जल में संबंध, ठीक है। आप लोग सुने होंगे विसरण वगैरह, तो वही इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। विसरण क्या होता है, विलायक का सबसे जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है, ठीक है। जो विलायक है कोई भी, उसका अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, तो वो विसरण कहलाता है, ठीक है। और ऐसे ही परासरण आप लोग सुने होंगे, तो परासरण क्या होता है, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसमें जल का बहाव अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, ठीक है। यह सिर्फ विलयन में होता है। एक पारगम्य झिल्ली होती है, एक अपारगम्य होती है और एक अर्ध पारगम्य होती है, ठीक है। पारगम्य क्या होता है, पारगम्य झिल्ली क्या होती है, इसमें विलयन और विलायक दोनों जाते हैं, ठीक है। विलयन और विलायक दोनों इसमें जा सकते हैं। पारगम मतलब सभी लोग इसमें जा सकते हैं, ठीक है। यह सेलुलोजिक और लिग्निफाइड कोशिका में, सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। और अपारगम झिल्ली क्या होती है, इसमें ये लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और ये अपारगम झिल्ली में कोई भी नहीं जा सकता है, ठीक है। ये क्यूटिन और सुबेरिन वाली सेल वॉल में पाई जाती है, ठीक है। यह किसी भी को अंदर नहीं जाने देता है, ठीक है। ऐसे ही परासरण दाब होता है, परासरण के बाद विलायक के अणु एक दाब बनाते हैं जिसको हम परासरण दाब कहते हैं, वही सब कुछ ये है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को केवल ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अंतः परासरण मतलब इंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, जब किसी कोशिका का सांद्र विलयन में डाला जाए तो वह फूल जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग इसको कहते हैं अंतः परासरण, ठीक है। जैसे आप लोग चना और किशमिश भिगोते हैं तो वो फूल जाता है,
तो किसके द्वारा फूल जाता है? वो अंतःपराशर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है चने का फूलना ये किसका एग्जाम्पल हो सकता है? तो अंतःपराशर का। ठीक है, और ऐसे ही बाह्य पराशरण। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको अगर भिगोने रख दोगे तो वो फूल जाएंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अगर पानी में रख दोगे तो वो पिचक जाएंगी। ठीक है, तो वो जो फूल जाएंगी पानी में रखने पर वो अंतःपराशर हो गया, मतलब उसके अंदर पानी चला गया, ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अंतःपराशर मतलब अंदर पानी जाना जिससे वो फूल जाए। ठीक है, और बाह्य पराशर मतलब उससे पानी वगैरह बाहर निकल जाए जिससे वो पिचक जाती है। तो अंतःपराशर का एग्जाम्पल क्या है? चना और किशमिश। ठीक है, बाह्य पराशरण इसमें कोशिका पिचक जाती है, जैसे आप लोग अंगूर को बहुत देर तक पानी में रखेंगे तो वो पिचक जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही कुछ चीज़ें हैं जैसे इम्बिशन। ये क्या होता है? बरसात के दिनों में जो दरवाजे फूल जाते हैं ना, बरसात के दिनों में दरवाजे जो आपके घरों में लगे होंगे वो फूल जाते हैं, तो ये किसके द्वारा होता है? तो इम्बिशन के द्वारा है। ठीक है, इम्बिशन के द्वारा होता है ये। और बीजों का अंकुरण होना ये किसके द्वारा होता है? तो ये भी इम्बिशन के द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट है ये सब, तो वो आप लोग याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है सीधा सीधा, बरसात के दिनों में दरवाजों का फूलना किसके द्वारा होता है? तो इम्बिशन के द्वारा। बीजों का अंकुरण किसके द्वारा होता है? तो इम्बिशन के द्वारा होता है। स्पीड, दाब या ट्रिगर प्रेशर। प्लांट सेल के अंदर प्रवेश करने वाले विलायक के अणु सेल वॉल पर एक दबाव डालते हैं जिसे हम स्पीड दाब कहते हैं। इसमें ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें केवल ये आप लोग याद करेंगे। डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट डीपीडी की फुल फॉर्म है। ठीक है, और डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी। ठीक है, अब आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि टर्जिट सेल मतलब फूली हुई कोशिका का डीपीडी क्या होता है? तो 0 होता है। और पिचकी हुई कोशिका का फ्लैसिड सेल का डीपीडी कितना होता है? तो 1 होता है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपसे पूछेगा फूली कोशिका का डीपीडी कितना होता है? 0 होता है। डीपीडी का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे ना, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशियंट, वही डीपीडी है। डीपीडी फूली हुई कोशिका का कितना होगा? 0 होगा, और जो पिचकी हुई कोशिका होगा उसका डीपीडी 1 होगा। इम्बिशन थ्योरी किसने दी थी? तो अंगर ने दी थी। रूट प्रेशर थ्योरी किसने दी थी? स्टीफन हेल्स ने दी थी। पल्सेशन थ्योरी किसने दी थी? जेसी बोस ने दी थी। और कैपिलरी फोर्स थ्योरी किसने दी थी? क्रिश्चियन वुल्फ ने दी थी। ठीक है, ये कुछ थ्योरी थी, तो वो आप लोग चारों थ्योरी याद करेंगे। ठीक है, कोहेंशन टेंशन सिद्धांत या ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी या ससंजन तनाव दबाव को डिक्सन या जॉली ने दिया था। ठीक है, मतलब कोहेंशन टेंशन सिद्धांत, ठीक है, एक टर्म ये हो गया, या ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी, ठीक है, या ससंजन तनाव दाब, तीनों एक ही चीज़ है। इसको किसने दिया था? डिक्सन और जॉली ने दिया था। ठीक है, यह रसारोहण के लिए सबसे मान्य सिद्धांत है। रसारोहण के लिए सबसे मान्य सिद्धांत कौन सा है? तो कोहेंशन टेंशन सिद्धांत या फिर ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। तो आज की क्लास आपकी यहीं पर है, और यहीं पर आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। इसके बाद आपके 2 लेक्चर और बचे हैं, तो वो भी आपको बहुत जल्दी करा दिए जाएंगे। और आप लोग ऐसे ही जुड़े रहेंगे और लोगों तक वीडियो को शेयर करते रहेंगे, जिससे कि और लोग भी क्लास में जुड़ सके। ठीक है, तो कल आपका जो आज टेस्ट छूट गया था वो आपका टेस्ट कल हो जाएगा। कल सभी लोग आएंगे, दोपहर में 12 बजे टेस्ट होगा, और सभी लोग ऐसे ही क्लास को शेयर करते रहेंगे जिससे कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं तक है। आप लोग ऐसे ही जुड़ेंगे और वीडियो को लाइक शेयर करते रहेंगे। ठीक है, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लोगों को सब्सक्राइब करवाएंगे भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपको कल टेस्ट में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सिलेबस आपका ज़्यादातर ख़त्म हो गया है, और आप लोग जितना हो गया उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, 60 से 70% सिलेबस आपका ख़त्म हो गया है। तो चलिए कल मिलते हैं आपको टेस्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।